हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सेशन के साथ आए हैं। आप लोग को हम पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि जिस तरीका से एलपी में जेई और टेक्नीशियन में हम फिजिक्स केमिस्ट्री का फास्ट रिवीजन चला रहे हैं, उसी तरीका से हम बायो का भी सेशन लेके आए हैं। और इसमें आपको हम बता देते हैं कि बायो में आपको अल्टरनेट क्लास देखने को मिलेगा। काहे कि इसका जो वेटेज होता है वो मात्र 25%। अगर हम बात करेंगे तो 25% इसका वेटेज रहता है, 20 से 25% इसका वेटेज रहता है। आपको बता देते हैं कि बायोलॉजी का अगर बात करेगा तो बायोलॉजी में जो चैप्टर्स ज़्यादा 2022 में, जैसे लेटेस्ट में 2022 में पेपर हुआ था एनटीपीसी, और साथ में ग्रुप डी का पेपर हुआ था, तो उसमें कुछ हाइलाइटेड चैप्टर ऐसा है जहां से 2022 में अच्छा पेपर बना था। उसी को हम रिवीजन करवाएंगे, आपको फास्ट रिवीजन करवा देंगे। और जो भी प्रश्न 2022 में पूछा गया है उसका प्रीवियस पेपर ही लेके आए हैं। और साथ में 2018 में एलपी जेई और टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, उससे भी कुछ प्रश्न इसमें लाया गया है। और इसमें कुछ प्रश्न 2 से 4 प्रश्न ही आपको एनसीईआरटी का देखने को मिलेगा। जो आपको पता है कि 2018 से 2022 के बीच में अगर पेपर का बात करिएगा तो 2022 में सबसे ज़्यादा अगर पेपर ग्रुप डी में अगर बनाया है तो एनसीईआरटी बेस पर बना दिया है। एनसीईआरटी बेस पर बनाया गया है, इसलिए एनसीईआरटी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। और आपको हम बता देते हैं कि इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता देते हैं कि एनटीपीसी का भी सेशन चल रहा है, और एनटीपीसी में मैथ का भी सेशन चल रहा है, और साथ में जीए का है। जीए का कुछ समय के लिए रोके हुए हैं, ताकि आपको पता है कि अभी वर्तमान में जिसका डेट आया हुआ है, जैसे एलपी है, टेक्नीशियन और जेई का डेट आया हुआ है, तो इसका आपको लोग को फास्ट रिवीजन हम साइंस का करवा देते हैं। इसी के साथ आगे भी हम कंटिन्यू जीए का पार्ट कर देंगे, और मैथ का सेशन लगातार चल रहा है। तो आप यहाँ से फास्ट रिवीजन जिनका पेपर एलपी टेक्नीशियन जेई के साथ साथ आने वाली जो भी वैकेंसी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी का, तो यहाँ से साइंस का फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज सेशन का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न में अगर देखिएगा तो आज का टॉपिक जो उठाया गया है वो बीमारी से उठाया गया है। तो आज बीमारी से है, क्योंकि बीमारी से प्रश्न अच्छा खासा 2022 में बना था और 2018 में भी बना था। तो चलिए आज का प्रश्न देखिएगा। आज का प्रश्न में बोला गया है कि किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। किसे है जो क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? तो क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है किसको? तो विषाणु को बनाया जा सकता है। विषाणु को क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर जीवाणु का बात करेगा तो जीवाणु होता है, जैसे हैजा जो हुआ, वो हैजा किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। फिर बोलेगा कि डिप्थीरिया किससे होता है? तो डिप्थीरिया भी होता है किससे? तो जीवाणु से ही होता है, डिप्थीरिया हो गया। फिर बात करिएगा कि प्लेग किससे होता है? तो प्लेग भी किससे होता है? जीवाणु से होता है। अगर विषाणु का बात करिएगा तो विषाणु में सबसे फेमस होता है, जैसे एड्स पूछ लेता है कि एड्स एक हाइलाइटेड है। फिर पूछेगा कि इन्फ्लूजा किससे होता है? इन्फ्लूजा किससे होता है? तो ये भी विषाणु से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि सलीपद, अगर यहाँ बात करिएगा कि सलीपद अर्थात फील पाँव, सलीपद अर्थात फील पाँव, जिसे हम हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। तो हाथी पाँव रोग किससे होता है? तो वुचेरिया नामक बीमारी होता है, उससे हाथी पाँव रोग होता है। हाथी पाँव रोग में क्या होता है कि पैर मोटा हो जाता है, हाथी के समान हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं हाथी पाँव रोग। और किसके कारण होता है? तो वुचेरिया के कारण होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा रोगजनक कालाजार के कारण होता है? कौन सा रोगजनक है जो कालाजार, कौन सा रोगजनक कालाजार के कारण होता है? तो कालाजार के कारण होता है लिस्मेनिया। कालाजार के कारण होता है कौन सा? तो लिस्मेनिया होता है। बोला है कौन सा रोगजनक है जो कालाजार का कारण होता है? तो कालाजार के कारण होता है कौन सा? तो लिस्मेनिया होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से कौन सा कथन है जो, अगर बात करिएगा निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का आपको चयन करना है। तो देखिएगा, उच्च रक्तदाब अधिक वजन और व्यायाम के न करने के कारण होता है। अनुवांशिक
अनुवांशिक असमानताओं के कारण कैंसर होता है, अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक व्रण या अल्सर होता है, या फिर बोला है अगले ऑप्शन में देखिएगा, बोला है कि एक्ने या स्टेफिलोकोकाई के कारण नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करिएगा तो उच्च रक्तदाब जो दिया है कि उच्च रक्तदाब होता है जो अधिक वजन और व्यायाम न करने के कारण भी होता है, तो ये सही ऑप्शन दिया गया है। उसी तरीके से अनुवांशिक जो असमानताओं को देखने को मिलता है वो कारण कैंसर होता है। अगर असमानताओं का अगर बात करिएगा इसके कारण क्या होता है तो कैंसर भी होता है। फिर दूसरा बोलता है कि एक्नो या स्टेफिलोकोकाई के कारण होता है, तो ये भी सही है, लेकिन गलत बोला है कि अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक व्रण होता है, ये गलत दिया है। ठीक है, तो यही प्रश्न में बोला कि गलत कथन का चयन कीजिए, तो गलत कथन कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि HIV, अगर बात करिएगा कि HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, तो दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है, कौन सा विधि है जो गलत है। अगर बात करिएगा तो पहला ऑप्शन में बोला है कि मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छरों को काटने से रोका जा सकता है, तो यही राइट आंसर होगा। आपको बता देते हैं कि HIV जो बीमारी होता है वो होता है कि जिसे ब्लड के संपर्क में आने पर या शारीरिक संपर्क आने पर होता है, और इसमें बोला है कि मच्छरदानी द्वारा रोका जा सकता है, तो मच्छर द्वारा नहीं फैलता है, मच्छर द्वारा नहीं फैलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाद बाकी और ऑप्शन देख सकते हैं, बाद बाकी और ऑप्शन में बोला है कि दवाओं का दुरुपयोग के माध्यम से संचरण और विशेषकर सुइयों का साझा करने से रोका जाता है। मतलब कि एक इंजेक्शन अगर HIV अथी से पेशेंट से लगा है और उसमें दूसरे में अगर लगा दीजिएगा वही इंजेक्शन, तो इसे भी उससे साझा हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन सही दिया है। और देखिएगा दूसरे ऑप्शन में देखिएगा, इस ऑप्शन में बोला गया है कि जिम्मेदारी पूर्वक यौन व्यवहार से भी होता है संपर्क आने पर, कान छिदवाने या एक्यूपंक्चर आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का उपयोग करके भी संक्रमित किया जाना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में था जो मच्छरदानी के द्वारा HIV रोका जा सकता है, तो वो है जो नहीं फैलता है मच्छरदानी से, इसमें कोई भी नहीं, अनुवांशिक हो सकता है, शारीरिक संबंध हो सकता है, और साथ में इसमें जिससे कि ब्लड का संपर्क हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है, तो स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव कौन डालेगा, तो तंबाकू डालेगा। खांसी जोखिम नहीं डालेगा, चिकन पॉक्स छोटी मात्रा नहीं डालेगा, तनाव नहीं डालेगा, लेकिन तंबाकू चबाना, अगर तंबाकू ज़्यादा यूज करिएगा तो उस पर आपको स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपको संपर्क में आने पर आपको बीमारी कर सकता है या आपको बीमार कर सकता है। बोला है कि कौन सा संक्रमित व्यक्ति, कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है, तो छींक होता, छींक से देखते हैं कि छींक पर आपको हाथ या रुमाल रखना चाहिए, क्योंकि छींक से आपको भी बीमार कर सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित है। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित है, HIV से संक्रमित है, तो निरंतर बुखार नहीं, रक्त में HIV एंटीबॉडी के द्वारा पता चलेगा। रक्त में HIV एंटीबॉडी के द्वारा पता चलेगा। आपको हम बता देते हैं कि जिसे एक पढ़े होंगे WBC और WBC में पाया जाता है, जिसे कोशिका कर बात करेगा तो एक होता है T सेल, और T सेल है जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और ये एंटीबॉडी को ही पहले मारता है। HIV है जो एड्स होता है जो एंटीबॉडी को ही पहले मारता है, तो वही है कि रक्त में HIV एंटीबॉडी के द्वारा पता चलेगा। एंटीबॉडी के द्वारा पता चलेगा कि हमको कितने वर्ष पहले 1 वर्ष पहले HIV संक्रमित हुआ है, किसके द्वारा पता चलेगा, तो HIV के द्वारा पता चलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति
बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है, देखिएगा, एक स्वच्छ स्थान में रहना तो ये सही है। एक अच्छी आर्थिक स्थिति रहना ये भी सही है कि अच्छी आर्थिक स्थिति रहेगा तो स्वास्थ्य में ज़्यादा उसका पति रहेगा। फिर बोला सामाजिक समानता और मिलजुल रखना, ये भी भावना सही है। बोला एक बड़े और सुज्जित भवन में रहना, ये गलत है। एक बड़े सुज्जित और बड़े भवन में रहना जरूरी नहीं है। स्वस्थ एक छोटे भवन में या छोटे जगह पर बस साफ सुथरा रहना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जो गलत दिया गया है। अगले ऑप्शन में अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि यदि आप एक छोटे से भीड़ भाड़ वाले तथा कम हवादार घर में रह रहे हैं तो आपको कौन सा रोग होने की संभावना हो जाती है। इसे बोला है कि यदि आप छोटे से भीड़ भाड़ वाले तथा कम हवादार घर में रह रहे हैं तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की संभावना बताता है। तो अगर बात करिएगा संभावना का, तो वायु रहित हम कह सकते हैं कि वायु वाहित रोग हो सकता है। वायु वाहित रोग हो सकता है। वायु वाहित रोग हो सकता है, हो सकता है। कहा कि वायु की बोला है कि यदि आप छोटे भीड़ भाड़ वाली तथा कम हवादार जैसी बोल दिया, वहाँ वायु की मात्रा कमेगा, और वायु की मात्रा कमेगा इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वायु वाहित रोग हो सकता है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, अगर ऑप्शन का बात करिएगा तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग एड्स नहीं है। अगर एड्स का बात करेगा तो एड्स एक क्या है, तो एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। अगर बात करेगा सिफिलिस का, तो सिफिलिस से भी कौन सा है, तो सिफिलिस भी एक विषाणु है। कि ये बताइए एड्स हो गया। अगर बात करिएगा इसका तो ये बताइए सिफिलिस हो गया, जीवाणु जनित रोग हो गया। अगर क्षय रोग का बात करेगा तो ये भी जीवाणु जनित रोग हो गया। बात करेगा एड्स का तो ये हो गया विषाणु जनित रोग हो गया। ये क्या हो गया, विषाणु जनित रोग हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि हमें अपने वातावरण में मच्छरों को प्रजनन को रोकना चाहिए। हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए। तो मच्छरों की प्रजनन को रोकना चाहिए। तो देखिए मच्छरों का प्रजनन रोकने का मेन कारण होता है, किसको रोकेगा, तो बहुत सी बीमारियों को क्या करता है, रोक वाहक करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसलिए हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए। मच्छर के प्रजनन को रोकेगा तब जो वाहक होता है बीमारियों का, रोग वाहक कौन काम करता है, मच्छर करता है। जब मच्छर कमेगा तो रोग वाहक भी कमेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बहुत सी बीमारियां का रोग वाहक हो जाता है कौन सा, मच्छर। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि निम्न में से क्या, बोला है कि निम्न में से क्या है जो गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन का एक हानि होता है। तो गर्भ निरोधक गोलियां का सेवन का हानि कौन सा होता है, तो ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा कि हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है, यह हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है। इसलिए गर्भ निरोधक गोलियां की सेवन के लिए इजाज़त नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है। यौन संचारित नहीं होता है। तो यौन संचारित नहीं होता है तो कौन सा, तो हेपेटाइटिस होता है जो यौन संचारित रोग नहीं है, यौन संचारित नहीं है। HIV भी यौन संचारित है, सिफिलिस यौन संचारित है, गोनेरिया भी यौन संचारित है, लेकिन हेपेटाइटिस है जो यौन संचारित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है कि विषाणुओं को आणविक गति या सजीव गुण के संबंध में कौन सा कथन सही है। विषाणुओं की आणविक गति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो विषाणुओं की आणविक गति के लिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब तक वे किसी भी कोशिका को संक्रमित नहीं करता है
तब तक वह एक निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय होता है मतलब कि जब तक वह किसी भी कोशिका के संक्रमित नहीं करता है तब तक वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है। और यही ऑप्शन सही होगा। बोला कि विषाणु, विषाणु अगर बात करिएगा तो शरीर में एक मरल के बराबर होता है, लेकिन जब कोशिका के संपर्क में आता है या कोशिका के संक्रमित नहीं करता है, कोशिका के संक्रमित नहीं करता है, तब तक वो निष्क्रिय रहता है। जिसी कोशिका को संक्रमित कर दिया तो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है, कौन सा विषाणु रोग नहीं है। तो विषाणु का अगर बात करिएगा तो डेंगू, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा और एड्स। तो टाइफाइड है जो एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग कौन सा होता है, टाइफाइड। अगर टाइफाइड के साथ साथ अगर बात करिएगा तो टीबी भी क्या है, तो जीवाणु जनित रोग है। लेकिन डेंगू बोलेगा तो विषाणु जनित रोग है, एड्स बोलेगा विषाणु जनित रोग है, इन्फ्लुएंजा बोलेगा तो विषाणु जनित रोग है। लेकिन टाइफाइड और टीबी है जो जीवाणु जनित रोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला इस प्रश्न में बोला है कि कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। तो ये बताइए, जीवाणु द्वारा अगर बात करिएगा तो जीवाणु द्वारा नहीं होता, यहाँ होना चाहिए नहीं होता है। तो नहीं कौन सा होता है, तो मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ये टाइफाइड भी जीवाणु जनित है, क्षय रोग भी जीवाणु जनित है, एंथ्रेक्स भी जीवाणु जनित है, लेकिन मलेरिया है जो प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो प्रोटोजोआ प्राणियों द्वारा होता है। प्रोटोजोआ प्राणियों को द्वारा होता है। अगर प्रोटोजोआ की बात करते हैं कि प्रोटोजोआ प्राणियों को द्वारा होता है तो कौन सा है जो प्रोटोजोआ प्राणियों के द्वारा होता है, तो मलेरिया है जो प्रोटोजोआ प्राणियों को द्वारा होता है। प्रोटोजोआ प्राणियों को द्वारा होता है कौन सा, मलेरिया। अगर प्रोटोजोआ सही बात करेगा तो पेचिस भी जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। पेचिस हो गया प्रोटोजोआ। एड्स का अगर बात करेगा तो विषाणु जनित रोग होता है, विषाणु जनित रोग होता है। हैजा का अगर बात करिएगा तो जीवाणु जनित रोग होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। इन्फ्लुएंजा का अगर बात करिएगा तो इन्फ्लुएंजा भी एक क्या है, तो वायरस है, तो ये भी होगा विषाणु, विषाणु जनित रोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, कहा गया है कि कौन सा रोग है जो मच्छर से संचारित नहीं होता है। कौन सा रोग है जो मच्छर से संचारित नहीं होता है, तो टाइफाइड है जो मच्छर से संचारित नहीं होता है। टाइफाइड मच्छर से संचारित नहीं होता है। मस्तिष्क ज्वर मच्छर से संचारित होता है। मलेरिया मच्छर से होता है। डेंगू भी मच्छर से होता है। लेकिन टाइफाइड होता है जो मच्छर से संचारित नहीं होता है। और किससे होता है, तो जीवाणु जनित रोग होता है, जीवाणु जनित रोग होता है। अगर डेंगू का अगर बात करेगा तो एंडीज मच्छर, एंडीज मच्छर से, ये एंडीज मच्छर इसका वाहक। मलेरिया का अगर बात करेगा तो मादा इनफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। कौन सा, तो मलेरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैल सकता है, तो ये बताइए। गले मिलना, गले मिलना से एड्स नहीं फैल सकता है। लैंगिक संपर्क से एड्स फैल सकता है। स्तनपान से भी फैल सकता है। रक्तदान से भी फैल सकता है, कि गले मिलना से एड्स नहीं फैलता है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला कि एड्स रोग के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि गर्भ निरोधक विधियां का उपयोग, गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है। गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग क्यों किया जाता है, तो गर्भावस्था से बचने के लिए, गर्भावस्था से बचने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां का उपयोग करते हैं। और गर्भ निरोधक जो गोलियां होता है, गर्भ निरोधक जो गोलियां होता है वो हार्मोनल को प्रभावित करता है, हार्मोनल को प्रभावित करता है। हार्मोनल को प्रभावित कौन करता है, गर्भ निरोधक गोलियां। और ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो गर्भावस्था से बचने के लिए किया जाता है, गर्भावस्था से बचने के लिए उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा रोग है, कौन सा रोग है जो ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। कौन सा, ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। तो आंत ज्वार नहीं है, जिसको हम बोलते हैं डीपीटी। डीपीटी, डी से हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया परट्यूसिस काली खांसी बोलते हैं, और टी से हो गया टेटनेस। तो ये हो गया डीपीटी होगा जो ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता, अति प्रतिरक्षित होता है। और नहीं पूछा है तो आंत ज्वार होता है, जिसको हम टाइफाइड कहते हैं, वो डीपीटी में नहीं आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में बोला है कि डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। डीपीटी का अगर बात करेगा तो डीपीटी किसका, तो डिप्थीरिया का। पर्ट्यूसिस हो गया, पर्ट्यूसिस को ही हम बोलते हैं काली खांसी, काली खांसी बोलते हैं, तो काली खांसी बोलते हैं। और टिटनेस हो गया, टिटनेस, टिटनेस हो गया, तो ये हो गया ट्रिपल वैक्सीन होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो संक्रामक नहीं है। बोला है कि कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है तो गठिया होता है जो संक्रामक बीमारी नहीं है। आंत ज्वर संक्रामक है, खसरा एक संक्रामक है, इन्फ्लूएंजा भी संक्रामक है, लेकिन गठिया होता है जो संक्रामक बीमारी नहीं है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि काली खांसी को भी कहा जाता है। काली खांसी को क्या कहा जाता है, तो पर्ट्यूसिस कहा जाता है। काली खांसी को पर्ट्यूसिस कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा असंचरणीय रोग होता है। कौन सा असंचरणीय रोग होता है। असंचरणीय रोग कौन सा होता है, तो मधुमेह है जो असंचरणीय रोग होता है। असंचरणीय रोग कौन सा होता है, तो मधुमेह होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से, अगर बात करेगा निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इनकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। बोलता है कि बताइए कि इनमें से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है, तो HIV पहुंचाता है। एड्स है जो प्रतिरक्षा तंत्र को ही प्रभावित करता है और ये पहले जाके टी सेल को ही खत्म करता है। टी सेल को खत्म करता है जो एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी बनाता है उसी को पहले जाके क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र को ही पहले खत्म करता है, और प्रतिरक्षा तंत्र में किसको खत्म करता है, तो टी सेल का एंटीबॉडी का खत्म करता है। अगर टी सेल को समाप्त करेगा तो एंटीबॉडी भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी निर्माण होता है किससे, तो टी सेल से ही निर्माण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि मिठाइयों पर बैठी मक्खी, अगर बात करिएगा कि मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाइयों को खा लेती है, तो इस वजह से वह किस रोग से के शिकार हुई है। किस रोग के शिकार हुई है, तो हैजा का शिकार हुआ है। किसका, तो हैजा का शिकार हुआ है, और ये किससे होता है, तो जीवाणु से है। जीवाणु वाहक रोग हो गया। अगर 6 रोग का टीबी का अगर बात करेगा तो टीबी भी एक जीवाणु जनित रोग होता है। जीवाणु जनित डिप्थीरिया का बात करिएगा तो डिप्थीरिया हो गया डीपीटी। डीपीटी में कौन आता है, तो डिप्थीरिया भी आता है जो डीपीटी का टीका लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन सा होता है। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन सा होता है, तो मादा इनफ्लीज मच्छर होता है। मादा इनफ्लीज मच्छर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। मच्छरों द्वारा फैलती है, तो मच्छरों द्वारा फैलती है मलेरिया, और मलेरिया फैलती है एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर से। मादा एनाफ्लीज मच्छर से, मादा एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जनित रोग कौन सा होगा, तो खसरा है। खसरा है जो विषाणु जनित रोग है। खसरा विषाणु जनित रोग है। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला है कि इनमें से कौन सा, बोला है कि कौन सा है जो सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है। चूहा पिस्सू से कौन सा संक्रमित होता है, तो प्लेग होता है। और प्लेग किसमें होता है, तो जीवाणु जनित रोग होता है। जीवाणु जनित रोग होता है, और कौन सा, तो प्लेग चूहा से फैलता है। मलेरिया का अगर बात करेगा तो प्रोटोजोआ से फैलता है। प्रोटोजोआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता होना, यूरिक अम्ल की अधिकता होना क्या कहलाता है, तो गठिया रोग होता है। गठिया रोग होता है। यूरिक अम्ल को अधिक हो जाता है तो कौन सा रोग होता है, तो गठिया होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि गठिया, अगर बात करिएगा गठिया का, बोला है कि गठिया एक बीमारी है जो प्रभावित करता है। तो गठिया एक बीमारी है जिसको जोड़ को प्रभावित करता है। जोड़ पर दर्द आ जाता है और उठने बैठने में समस्या आता है, तो गठिया एक बीमारी है जो जोड़ को प्रभावित करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि एड्स का विषाणु शरीर में को नष्ट कर देता है। एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है, तो प्रतिरक्षा
तंत्र को नष्ट कर देता है, प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। प्रतिरक्षा में कौन काम करता है? तो डब्ल्यूबीसी करता है। और डब्ल्यूबीसी में कौन करता है? तो लिम्फोसाइट। डब्ल्यूसाइट में लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट टी सेल का निर्माण करता है, और टी सेल है जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो टी सेल को ही खत्म कर देता है। कौन सा? तो एड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यकृत का अगर बात करेगा तो पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है यकृत में। अगर बात करेगा कि पित्त जमा किस में होता है, अगर बात करेगा कि पित्त जमा किस में होता है, तो पित्त जो जमा होता है पित्ताशय में। पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। और पित्त निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगर यहाँ देखिएगा आप आरबीसी के बारे में, लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी को ही हम क्या कहते हैं? तो एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं आरबीसी का। अगर आरबीसी का जीवन काल का बात करेगा तो जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। और आरबीसी है जो ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है, आरबीसी है जो ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है, ऑक्सीजन के परिवहन का काम करता है, परिवहन का काम करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी कौन सा होता है? एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी कौन सा होता है? तो एड्स एक यौन संचारित बीमारी होता है। और ये किससे फैलता है? तो विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। और इस संपर्क में आने पर, यौन संपर्क में आने पर भी फैलेगा। अगर बात करिएगा इसमें, तो इसमें अगर मानते हैं इंजेक्शन लगाइएगा, तो इंजेक्शन में भी अगर एक दूसरे के जैसे जिनको हुआ है एड्स और उसी का इंजेक्शन लगा हुआ अगर दूसरे इंसान में लगाइएगा, तो वहाँ से भी मतलब ब्लड अति से भी फटता है, ब्लड कनेक्शन से भी फैलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करते हैं मलेरिया का, तो मलेरिया हम बताएं कि प्रोटोजोआ नामक बीमारी होता है मलेरिया। टाइफाइड का अगर बात करेंगे, टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग होता है टाइफाइड। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो उसको वाहक कहा जाता है। माफ करिएगा, वाहक नहीं, रोग संचारित बोला है तो रोगाणु वाहक होता है, रोगाणु वाहक। अगर रोगाणु नहीं रहता तो आप वाहक मार सकते थे, लेकिन रोगाणु वाहक दे दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा रोगाणु वाहक होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? रोगाणु वाहक। मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहा जाता है? तो रोगाणु वाहक कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? बोला है कि कौन सा है जो खाद्य जनित रोग नहीं है? खाद्य जनित रोग नहीं है तो इन्फ्लुएंजा है जो खाद्य जनित रोग नहीं है। खाद्य जनित रोग कौन सा नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा खाद्य जनित रोग नहीं है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि मच्छरों की एक विशेष जाति को काटने के कारण, मच्छरों की, बोला है कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो मलेरिया मैन किसे कहा जाता है? मलेरिया तो रोनाल्ड रॉस को मलेरिया का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? मच्छरों को काटने से प्रसारित, स्तनपान से होता है, एक ही सुई के बहुप्रयोग होता है, यौन संबंध होता है, लेकिन मच्छरों के काटने से इसका संचारित मतलब एक रूप से दूसरे, एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मच्छरों को काटने से नहीं जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया कि इलीसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। तो किसको? तो एचआईवी को किया जाता है। बोला इलीसा टेस्ट जो होता है वो एचआईवी के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एचआईवी, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि इलीसा क्या है? अगर बात करेगा कि इलीसा क्या है, तो एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच होता है इलीसा, एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच होता है, कौन सा? तो इलीसा। अगले प्रश्न देखिएगा, बोला कि कुष्ठ रोग को नाम भी जाना जाता है, मतलब कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो हैंसेन के नाम से जाना जाता है। कुष्ठ रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो हैंसेन के नाम से जाना जाता है कुष्ठ रोग को। अगर कुष्ठ रोग को हैंसेन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि पीली बुखार, इस प्रश्न में देखिएगा, पीली बुखार जिसे हम पीत ज्वर कहते हैं मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? किससे फैलता है? बोला पीली बुखार,
पीली बुखार जो पीत ज्वर कहते हैं मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो ये मादा मच्छरों के काटने से फैलता है। मादा मच्छरों को काटने से पीत ज्वर या पीली बुखार फैलता है। मादा मच्छरों को काटने से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से बोला है कि चमगादड़ निम्न में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? तो इबोला बुखार के पोषक है। इबोला बुखार के पोषक है। अगर डेंगू का बात करेगा तो डेंगू किससे होता है? तो डेंगू भी एक वायरस होता है। डेंगू भी क्या है? तो डेंगू भी एक क्या है? तो वायरस है। डेंगू एक क्या है? तो वायरस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एनाफिलीज मच्छर एना एनाफिलीज मच्छर का कौन सा वेक्टर वहन करता है? तो एनाफिलीज मच्छर कौन सा वेक्टर को वहन करता है? तो किसका करता है? तो मलेरिया को वहन करता है। किसको? तो मलेरिया को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया को वहन करता है। डेंगू का अगर बात करिएगा तो इसमें होता है एंडीज मच्छर होता है। एंडीज मच्छर होता है। एंडीज मच्छर से होता कौन सा? डेंगू। ये डेंगू। अगर बात करेगा फाइलेरिया का तो ये होता क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर से कौन सा? क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है कौन सा? तो फाइलेरिया। मलेरिया को हो गया कौन सा? तो मलेरिया हो गया, जिसको हम बात करते हैं एनाफ्लीज मच्छर। अगर डेंगू का बात करेंगे तो ये हो गया एडीज मच्छर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स है जो एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए किस किया जाता है? कैंसर की ऊतकों की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बायोप्सी का उपयोग किया जाता है। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए हम बायोप्सी का उपयोग करते हैं। बायोप्सी का उपयोग करते हैं कैंसर की जांच के लिए। दोस्त बता देते हैं कि इस पीडीएफ में आपको प्रश्न 49 तक में देखने को मिला है। इसी तरीका से इसका एक और सेशन हम लेके आएंगे जो पूरी हम प्रीवियस पेपर का इसका करवा देंगे जो रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। तो एक सेशन और इसका आएगा जो बीमारी से, एक सेशन और देख लीजिएगा बीमारी से। ये फर्स्ट सेकंड हुआ, सेकंड क्लास भी इसको देखने को मिलेगा। और इसका पीडीएफ का अगर बात करेगा तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़िए और पीडीएफ के द्वारा आप वीडियो फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आपको इस सेशन पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।